इसमें प्रपत्र 22 को बनाया गया है। 22 प्रपत्र में सभी प्रपत्र को आपको समझना जरूरी नहीं है, मेन मेन जो है वो बता देंगे और बाकी सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे। प्रपत्र 1 जो है वो जिला से जो एसओ सर हैं वो घोषणा करते हैं कि हम मुजफ्फरपुर जिला में सर्वे का काम शुरू हो गया है। तो प्रपत्र 1 जो है वो सिर्फ उनके लिए है, बाकी ना हम आप लोगों के लिए नहीं है, उसमें कुछ भरना ही नहीं है आप लोग के लिए। प्रपत्र 2 जो है मेन है, प्रपत्र 2 उसका नाम है स्वघोषणा। स्वघोषणा का मतलब हम खुद से घोषणा कर रहे हैं कि ये मेरा जमीन है, वो आपको भर के देना है। और एक है प्रपत्र 3(1), 2 को प्रपत्र आपको भर के देना है। इसी को अच्छा से समझिए, इससे पहले जो बोले हैं नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी जो बोल रहे हैं वो बहुत जरूरी है समझना। प्रपत्र 2 जो है उसको भर के देना है हर एक व्यक्ति को, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि हमारा केवाला का जमीन है, खतियान का जमीन है, किसी भी तरह का जमीन है, आपको प्रपत्र 2 भर के देना ही है। कागज में कोई गलती है, क्या है, नहीं है, सही है, उस सबसे कोई मतलब नहीं है। प्रपत्र 2 आपको भर के देना ही है। वहाँ पे ये कोई नहीं पूछेगा कि प्रपत्र 2 किसको किसको भरना है, सबको भरना है। अगर आप अपने जमीन पे दावा कर रहे हैं कि ये मेरा जमीन है तो आपको प्रपत्र 2 भर के देना ही है। अब उसमें क्या क्या भरना है देखिए, पहला कॉलम में जो है, पहला कॉलम में आपको रैयत का नाम लिखा होगा, तो रैयत का नाम में जो है आपको अपना नाम डालना है। आप दावा कर रहे हैं, आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको अपना नाम डालना है। उसमें आपको अपने दादा या परदादा के नाम नहीं डालना है। खतियान कहिएगा, खतियान में उनका नाम है वो रहने दीजिए, अभी आप जमीन को जोत रहे हैं तो अभी आपको अपना नाम डालना है। नाम डाल दीजिएगा और पिताजी का नाम डाल दीजिएगा। उसके बगल में आइएगा, स्थायी पता होगा। अस्थायी पता यानी आप कहाँ रह रहे हैं। जमीन हो सकता है आपका यहाँ हो, लेकिन घर हो सकता है कि सकरा ब्लॉक में हो, तो अस्थायी पता कहाँ का डालिएगा, सकरा ब्लॉक का। जमीन का एड्रेस जो है ऊपर में लिखा रहता है, राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर। हल्का नंबर छोड़ भी सकते हैं, नहीं पता होगा तो। थाना नंबर पता होगा, दस्तावेज में रहता है, तो ऊपर में डाल दीजिएगा राजस्व ग्राम यानी कहाँ जमीन है। थाना नंबर भी रहता है, हर एक मौजा का अलग अलग थाना नंबर होगा। हाँ, थाना नंबर डाल दीजिएगा और हल्का नंबर छोड़ दीजिएगा, नहीं पता होगा तो। उसके बाद होगा पुलिस थाना, तो पुलिस थाना देख लीजिएगा सकरा है या बरियारपुर है, उसके हिसाब से डाल दीजिएगा। फिर ब्लॉक आएगा यानी अंचल, और फिर जिला। इसके बाद रैयत का नाम होगा, रैयत के नाम के बाद अस्थायी पता, और उसके बाद जो होगा आपका खाता नंबर। खाता नंबर और खेसरा नंबर जो है, खाता नंबर और खेसरा नंबर जो है खतियान में रहता है। अगर खतियानी जमीन है तो, केवाला वाला है तो उसमें भी रहता है। कोई भी दस्तावेज होगा तो उसमें खाता नंबर और खेसरा नंबर कन्फर्म रहता ही है। उसी में से देख करके आपको भरना है, क्योंकि गलती ये हो जाएगा तो पूरा काम खराब हो जाएगा। रैयत के नाम, अस्थायी पता, उसके बाद खाता और खेसरा। खाता और खेसरा के बाद रहता है रकबा। रकबा में आपको एकड़ और डिसमिल में भरना है, लेकिन बहुत ऐसा आदमी होगा जिसको पता नहीं होगा कि मेरा कितना एकड़ डिसमिल है, या कितना डिसमिल में है या एकड़ में है। ज़्यादातर लोग को काठा धूर पता होगा, आप काठा या धूर भी भर सकते हैं। उसको हम अपने अपने से उसको चेंज करके और चढ़ा दिया जाएगा। आप अपने सुविधा के हिसाब से काठा और धूर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर दस्तावेज में एकड़ या डिसमिल में लिखा है तो कोशिश करिएगा कि उसी के हिसाब से भरें। उसके बाद आता है चौहद्दी। चौहद्दी में एगो चीज़ समझ लीजिए कि चौहद्दी में जो है, पुराना खतियान जो बनता था उसमें उत्तर और दक्षिण रहता था, लेकिन अभी इस बार जो खतियान बनेगा उसमें चारों चौहद्दी रहेगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये चौहद्दी का पहला बात हो गया। दूसरा बात इसमें यह है कि चौहद्दी जो है आपको अभी का चौहद्दी डालना है। जब आप जमीन रजिस्ट्री करवाए थे या जब खतियान बना था उस समय का चौहद्दी नहीं चलेगा, अभी का चौहद्दी आपको डालना होगा। जब आप मान के चलिए जमीन खरीदे थे तो उत्तर में कोई दूसरा व्यक्ति था, अभी वो बेच दिया है किसी तीसरे व्यक्ति से, तो उसका नाम डालना है, पहले वाला नहीं डालना। इसमें कोई सवाल नहीं पूछना है कि चौहद्दी कौन सा डलाएगा, चौहद्दी अभी का डलाएगा। दस्तावेज में कुछ भी लिखा हो, केवाला में कुछ भी लिखा हो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल का चौहद्दी डालना है और चारों चौहद्दी डालना है, उत्तर दक्षिण नहीं डालना है। पहले चलता था, अब नहीं चलता है। उसके बाद जो है आपको डालना है, उसमें एक और कॉलम होगा, किस तरह का ज़मीन है, खेती का ज़मीन है या घर का ज़मीन है या बगीचा है या और भी कुछ हो सकता है। तो जिस तरह का ज़मीन होगा वो उसमें लिख दीजिएगा। उसके बगल में होगा लगान। तो लगान जो आप रसीद कटाते हैं उसमें लिखल रहता है कि कितना आप लगान दे रहे हैं सरकार को। अगर आपके पास रसीद नहीं है
तो छोड़ भी सकते हैं, या पता नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, ज़रूरत नहीं है उसको भरने का, वो आगे के ऊपर लोग देख लेगा। उसके बाद आता है जमाबंदी संख्या। तो जमाबंदी संख्या अगर आपका ऑफलाइन वाला रसीद होगा, यानी हाथ से कटा हुआ रसीद होगा, तो उसमें 3-4 डिजिट का रहता है, 3-4 अंक का रहता है। और कंप्यूटर वाला होगा तो उसमें 10-12 अंक का होता है, तो उसको ऐसे सीधा करके लिखिएगा, उसमें अट जाएगा। उसके बाद होता है भूमि का दावा, वो सब फॉर्म में लिखा हुआ है, जितना चीज़ हम बोल रहे हैं देख लीजिएगा उसमें। उसके बाद है भूमि का दावा। तो भूमि का दावा आप किस आधार पे कर रहे हैं, खतियान के आधार पे दावा कर रहे हैं कि केवाला के आधार पे कर रहे हैं, ताकि आपको पर्चा मिला हुआ है। पर्चा का मतलब सरकारी भूमि, सरकारी भूमि का बहुत लोगों को पर्चा मिला रहता है, तो उस दावा वाला कॉलम में आपको लिखना होगा कि किस आधार पे आप दावा कर रहे हैं, खतियान के आधार पे कर रहे हैं कि केवाला के आधार पे कि पर्चा के आधार पे, या कोई और साधन है आपके पास, कोई कोर्ट का जजमेंट है उसके आधार पे कर रहे हैं, तो उसमें लिखना पड़ेगा। सबसे लास्ट में जो कॉलम है एक, उसका नाम है अभियुक्ति। अभियुक्ति में कुछ विशेष अगर बात है तो वो लिख सकते हैं, विशेष बात जैसे जमीन पे कोई विवाद है, कोई केस चल रहा है, या रसीद नहीं कट रहा है, या दस्तावेज में किसी तरह का कोई गड़बड़ी है, जो भी समस्या है आप लास्ट में लिख सकते हैं अभियुक्ति कॉलम में। वो इसीलिए बनाया गया है कि आपका अगर कोई विशेष समस्या है तो उस दिक्कत है, और वहां से देख करके फिर आगे पर काम बढ़ेगा। ये हो गया, ये हो गया प्रपत्र 2।